A very, very good evening to all of you. Alish, Tejaswini, Alia, Parveen, सैयद, शालमली, कृष्णा, अदनान, सोहेल, क्या आप सब ठीक ठाक हैं? हम आज अपने पास 3 स्टैंडर्ड्स की रिवीजन का टारगेट लेकर आए हैं। आलिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक तो 105, एक 40 और एक 41, ठीक है। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? हम 105 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं जी? ये लीजिए, ये हमारे पास है इंड एस 105। फिर से टारगेट वही है कि विद इन सिंगल पेज हम 100% कैसे कवर करें। मुझे उम्मीद है हम लोग इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। छोटा सा स्टैंडर्ड है 105। नाम है उसका नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। शाहिद मैं भी भिजवा दूंगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास इस स्टैंडर्ड में सबसे पहला सवाल तो उठता है कि नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का मतलब क्या है। तो ये हम पहले अपने पास अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल उठता है, सर नॉन करेंट एसेट्स का मतलब क्या है? हेल्ड फॉर सेल को तो बाद में देखते हैं, पहले नॉन करेंट एसेट्स का मतलब क्या है। आप चार्टेड अकाउंटेंट है, रिवाइज कराइए मुझे फटाफट से। करंट और नॉन करेंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन कौन करता है? ये इंड एस 1 करता है। इंड एस 1 हमें करंट और नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताता है, और उसके अंदर भी आपको अगर याद हो तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो क्वालिफाई हो जाए तो करंट एसेट्स होते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है। अगर मान लीजिए हम एसेट को रियलाइज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे या सेल कर लेंगे विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो भी हमारे पास वो करंट होता है। अगर एसेट एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स है तो भी क्या बन जाएगा? वो करंट है। और एक हमारे पास हो गया एसेट हेल्ड फॉर ट्रेड। तो एसेट हेल्ड फॉर ट्रेड इज नॉट इक्वल टू अदनान हेल्ड फॉर सेल। ओके, हेल्ड फॉर ट्रेड बेसिकली क्या हो गया? जो आपके पास डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम अपने पास बोलते हैं कि ये इन सबको हम अपने पास करंट एसेट बोलेंगे, तो बाकी सबको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट बोलेंगे। अच्छा, जब हमने नॉन करंट घोषित कर दिया और करंट घोषित कर दिया, अब नॉन करंट को करंट बनाना है अगर, तो अब कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? भाई 1 ने तो दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन अब नॉन करंट से करंट आना है, तो अब 1 का कोई काम नहीं। अब किसका काम है? अब 105 का काम है। वो कहता है नॉन करंट एसेट्स को हम करंट कब बनाएंगे, यानी कि उनको हेल्ड फॉर सेल करेंगे तो ही अपने पास बनाएंगे। तो ये एस्पेक्ट है। तो आपके मन में एक सीधा क्वेश्चन उठता है कि सर हम शुरुआत में ही जिसको हमने करंट बना देना है, हम उसको पहले नॉन करंट बनाए ही नहीं, सीधा उसी को ही करंट क्लासिफाई कर दे। हमने कोई प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी खरीदी और हमने कहा साहब इसको नॉन करंट घोषित करके 105 से जो आएंगे तो हम सीधा ही क्यों नहीं चले जाएं? तो उसका आंसर है आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास अगर कोई नॉन करंट एसेट नॉर्मली क्लासिफाई होता है और आप उसे करंट क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में 105 नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आती है कि करंट और नॉन करंट में मेन पॉइंट यह है। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नॉन करंट को करंट बना देंगे तो फर्क यह पड़ जाएगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बदल जाएगी, कैश फ्लोज आने वाले इसमें बदल जाएंगे। इन्वेस्टर्स को इससे बहुत फर्क पड़ता है। देयरफॉर दे वांट टू नो कि साहब ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ साथ मैं इसको भी एक बार पेंसिल को ले लूं। तो नॉन करंट एसेट्स मींस एसेट्स विच आर नॉट करंट। करंट क्वालिफाई होगा एज पर इंड एस 1। नॉन करंट हमारे पास जो होंगे वो रिक्लासिफाई होंगे करंट में अनलेस दे क्वालिफाई 105 लेटर। और जो नॉर्मली नॉन करंट होते हैं, लेकिन अब वो हम आप रीसेल के लिए ले रहे हैं, तो वो करंट तभी बनेंगे अगर 105 की शर्तें पूरी हो जाएंगी। नॉन करंट के एग्जांपल्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट, डेफर्ड टैक्स, फाइनेंशियल एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स बन जाते हैं। और मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। क्या मेरी इस टॉपिक में हेल्ड फॉर सेल वर्ड बोला जाएगा, तो क्या इसमें हेल्ड फॉर एक्सचेंज
जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, या हेल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट भी इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस। आई मीन टू से, मैंने अपने पास एक बिल्डिंग रखी हुई है, मैंने एग्जांपल दिया था, हमने बिल्डिंग एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगर मान लीजिए मैंने बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा हुआ है तो भी आपको 105 की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। और अगर आपने एक एसेट रखा हुआ है एक्सचेंज करने के लिए जो कि कॉमर्शियल सब्सटेंस होगा, तो क्या आपको हेल्ड फॉर सेल करके दिखाना पड़ेगा उसको? द आंसर इज यस। नॉन करेंट एसेट क्या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं? बिल्कुल, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। हम जब बोलते हैं डिस्पोजल ग्रुप, तो डिस्पोजल ग्रुप भी दो तरह के हो सकते हैं, बड़े बड़े डिस्पोजल ग्रुप और छोटे डिस्पोजल ग्रुप। बड़े बड़े डिस्पोजल ग्रुप बेसिकली क्या बन जाएंगे? जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, उनमें आपको कंडीशन चेक करनी है, बड़ा तभी बनेगा डिसकंटिन्यूड, अन्यथा वो हमारे पास क्या डिस्पोजल ग्रुप कौन सा माना जाएगा? छोटा माना जाएगा। डिस्पोजल ग्रुप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? तो डिस्पोजल ग्रुप का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट्स। ये ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं। क्या इसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है? फटाफट से बताओ, क्या गुडविल भी हो सकती है? द आंसर इज यस। इंड एस 36 के हिसाब से गुडविल भी इसमें अगर एलोकेटेड है तो वो भी यहां पर हो सकती है। तो मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ एसेट है, लेकिन ग्रुप ऑफ एसेट है तो डिस्पोजल ग्रुप थोड़ा बन जाएगा। जिनको सिंगल सेल ट्रांजैक्शन में बेचा जाएगा, ध्यान देना क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, सिंगल सेल ट्रांजैक्शन में बेचा जाएगा, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग कि ये सब हमारे लिए डिस्पोजल ग्रुप है। और अगर आपने उन्हें अलग अलग बेचना है तो क्या वो सब अलग अलग नॉन करेंट एसेट माने जाएंगे? द आंसर इज यस। इन दैट सिचुएशन आप उसको डिस्पोजल ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। यहीं से बात उठती है डीसीओ की कि डीसीओ क्या होता है। डिस्पोजल ग्रुप के साथ हमने ये बोल दिया एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसके साथ कोई एसोसिएटेड लायबिलिटीज है वो भी लेंगे, गुडविल भी लेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन है? तो डिसकंटिन्यूड के अंदर दो भागों में डेफिनेशन को बांटा हुआ है। तो आप पहले तो समझे कि दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कॉमन है, द थर्ड कंडीशन चेंजेस। ओके, तो यानी कि आपकी दो कंडीशन कौन कौन सी कॉमन है? डिसकंटिन्यूड, पहली बात ये डिसकंटिन्यूइंग है या डिसकंटिन्यूड है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप पढ़ते थे तो डिसकंटिन्यूइंग है, यहां पर क्या है? डिसकंटिन्यूड है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वो हैं जो कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है, एंटिटी का एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट वही होगा जिसका ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डेटा आप सेपरेट कर सकते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस, यानी कि आपके पास वो डेटा अवेलेबल है कि आप उसके अंदर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो कंपोनेंट ऑफ एंटिटी है। दूसरी बात, वो क्या होना चाहिए? वो हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए या वो ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए? तो मुझे बताइए, क्या हमारे पास ऑलरेडी बिक गया वो डिसकंटिन्यूड भी इसमें इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस। ओके सर, जो बिक गया उसके बारे में क्या है? उसके बारे में ना P&L में डिस्क्लोजर होंगे, कैश फ्लो में डिस्क्लोजर होंगे, नोट्स में होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट में से तो हट जाएगा लेकिन बाकी जगह डिस्क्लोजर होंगे, देयरफॉर उन्होंने कहा या तो बिक गया है या वो बिकने वाला है। और इसके अलावा इन दो कंडीशन के अलावा हमने कहा कि वो रिप्रेजेंट करता हो एक मेजर लाइन ऑफ सेगमेंट या मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल ऑपरेशन। समझ में आ गई बात? यानी जिसको आप बंद कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? एक मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए, बिजनेस सेगमेंट या जियोग्राफिकल सेगमेंट होना चाहिए, और इसे बंद किया जा रहा है बेस्ड ऑन वन सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान, उसके तहत बंद किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कितनी कंडीशन हो गई? 4 कंडीशंस हो गई। कंपोनेंट भी होना चाहिए, या तो सोल्ड हो चुका हो या हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए, मेजर बिजनेस भी उसके अंदर आपको दिखना चाहिए, मेजर सेगमेंट दिखना चाहिए, और चौथी कंडीशन कौन सी हो गई? वो सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान में होना चाहिए। आखिरी की 2 कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कर दें, पहली 2 कंडीशन वही रहे, तो आपके पास एक और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन बनती है कि वो कंपोनेंट भी है, नंबर 2 हमारे पास वो या तो हेल्ड फॉर सेल है या डिस्पोज्ड ऑफ है, और नंबर 3 वो क्या है? वो हमारी सब्सिडरी है, acquired exclusively with the purpose of resale। हमने वो सब्सिडरी एक्वायर की है, तो हम अपने पास उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साहब हमारे पास वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो फिर से देखिए, डीसीओ में पहली कंडीशन क्या देखनी है आपने?
कंपोनेंट ऑफ एंटिटी वो है जिनमें आप ऑपरेशनल डेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो बंद हो गई है या बंद होने वाली है। और ये एक कंडीशन, दो कंडीशन। तीसरी और चौथी कंडीशन ये रही कि जो सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान में बंद हो रहा है और जो एक रिप्रेजेंट करता है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ज्योग्राफिकल ऑपरेशन। और अगर मैं इन के अलावा ऐसे करके देखूं तो ये दो कंडीशन कॉमन है, और थर्ड कंडीशन इन दो के अलावा वो कंडीशन आ गई कि वो सब्सिडरी है जो कि हेल्ड एक्सक्लूसिवली विद द व्यू ऑफ रीसेल है। फिर हमने आपके साथ बात करी कि जो ऐसी सब्सिडरीज होती हैं जनरली इनको हम कंसोलिडेट नहीं करते हैं, हम इनकी कंसोलिडेशन नहीं करते हैं। बाकी इसकी ज्यादा चर्चा आप कहीं और पढ़ेंगे जहां पर आपको कुछ एग्जम्पशंस बताई जाएंगी कि हम कब कब अपने पास एग्जम्पशंस रखते हैं, अपनी सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करते हैं। तो वहीं पर एक एग्जम्पशन भी आएगी कि अगर मान लीजिए आपने सब्सिडरी को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखा हुआ है या एफवीटीपीएल पे रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस में आप एग्जम्पशन ले लेते हैं। आपको मेजर क्लासेस दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन केसेस में आपको अपने एसेट्स के मेजर क्लासेस को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको याद हो तो हम अपने पास करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में लिख देंगे सब्सिडरी फॉर सेल, उसके नीचे उसकी क्लासेस बताने की जरूरत नहीं होती है। ओके, क्या नॉर्मल सब्सिडरीज को हमें कंसोलिडेट करना पड़ता है? अगर ये तो सब्सिडरी थी जो अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद द पर्पस ऑफ रीसेल थी, लेकिन वो एक हमारी नॉर्मल सब्सिडरी है, हमने उसको रीसेल के लिए नहीं रखा हुआ था, हम पहले कंसोलिडेट कर रहे थे, अब हमने उसको हेल्ड फॉर सेल कर दिया। तो आप उसे नॉर्मली कंसोलिडेट करते जा रहे थे, तो जब आपने उसे कह दिया हेल्ड फॉर सेल है, तो मैं उसको अपने पास कहां डाल दूंगा? मैं उसे अपने पास करंट एसेट्स में डाल दूंगा। और करंट एसेट्स में डालने के बाद अब अपने पास यहां मेजर क्लासेस भी दिखानी जरूरी है। लेकिन इस केस में अगर आपने अक्वायर ही की है रीसेल के लिए, तो मेजर क्लासेस दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस है। ओके, हालांकि इसके ऊपर आपके पास इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो डीसीओ के ऊपर कुछ डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3 और 4 जो आप देख सकते हैं। डिस्पोजल ग्रुप के ऊपर भी एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 10 था। और इसके अलावा अब आती है बारी हमारे पास हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्ड फॉर सेल? हम किसे बोलते हैं हेल्ड फॉर सेल? तो सबसे पहले हेल्ड फॉर सेल होने का एक नियम है, एक प्रिंसिपल है। अगर सिंगल लाइन में लिखना पड़ जाए, क्योंकि आपके पास ज्ञान लिखने के लिए कई क्वेश्चन आएंगे, तो सारी शर्तों को थोड़ा लिखना शुरू कर दोगे। तो मैं पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय हेल्ड फॉर सेल, तो आप इससे क्या समझते हैं? आप बोलेंगे साहब हेल्ड फॉर सेल वो है जहां पर आप प्रिंसिपली अपने एसेट के कैरिंग अमाउंट को रियलाइज करेंगे। कैसे? बाय सेल रेदर देन बाय यूज। आप उसको यूज के साथ नहीं, लेकिन आप उसको किस केस में रियलाइज करेंगे? आप उसको सेल के थ्रू रियलाइज करोगे। क्या यह लाइन कहीं पर भी चिपकाई जा सकती है जहां पर भी हेल्ड फॉर सेल का मीनिंग आए? हां, अच्छा, इसी लाइन को हमने यहां पर लिख दिया है, क्लासीफाई non-current assets held for sale if its carrying amount will be recovered principally by sale rather than by continuing use। तो मेरे ख्याल से इसको कई बार बोल दिया, तो आपकी क्लास के अंदर भी आपको याद हो गया होगा। मुझे बताओ इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं? अगर मान लीजिए आपको मैं कहूं जी आपने क्लासिफाई करना है, तो चलो ठीक है, प्रिंसिपली तो लिखने के लिए ठीक है, लेकिन हेल्ड फॉर सेल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशंस है। नंबर 1, आपके पास वो एसेट क्या होना चाहिए? अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, यानी इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इन कौन सी कंडीशन में? प्रेजेंट कंडीशन, जैसा है वैसे के वैसे ही वो क्या होना चाहिए? सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। क्या उस पर कोई कंडीशंस हो सकती है? वैसे मतलब आपने कहा कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए, अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास तुरंत होना चाहिए। देयर कैन बी सम यूजुअल कंडीशंस, जो हमारे पास कस्टमरी कंडीशंस हैं, वो हो सकती हैं, एग्जिस्ट करती हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने आपसे कह दिया हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक कंडीशन इसकी आती है। दूसरा है सेल इज प्रोबेबल या हाईली प्रोबेबल। सेल इज हाईली प्रोबेबल। प्रोबेबल का क्या मतलब होता है? प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन नॉट, यानी जिसके होने के चांसेस क्या है? ना होने से ज्यादा हैं।
तो ये परसेंटेज किस पर आती है? ये परसेंटेज 51% पे आ जाती है, मोर देन 50% पे आ जाती है। तो मैं बोलता हूं हाईली प्रोबेबल, तो मतलब इसके मतलब क्या हो गया? मोर देन, मोर लाइकली देन नॉट। क्या बात समझ में आ गई? मोर देन, मोर लाइकली देन नॉट, यानी 51 से भी काफी ज्यादा। तो इसका मतलब आप परसेंटेज में अगर बोलें तो 70-75% से ऊपर का चांस होना चाहिए, हम तब बोलते हैं कि हाँ ये हमारे पास सेल इज हाईली प्रोबेबल। इसके अंदर भी आपको आगे कुछ कंडीशन दी गई है कि आप क्या चेक करेंगे तो आप बोल देंगे कि सेल इज हाईली प्रोबेबल। नंबर 1, हमें क्या होनी चाहिए? कमिटमेंट, कन्विक्शन कि हाँ वी आर रेडी टू सेल। मैनेजमेंट अपनी एंटिटी अपनी क्या दिखाएगी? कमिटमेंट दिखाएगी कि मैं इस एसेट को सेल करना चाहती हूं। नंबर 2, उन्होंने एक एक्टिव प्लान इनिशिएट कर दिया है ढूंढने का। किसको ढूंढने का? बायर को ढूंढने का प्लान शुरू कर दिया है। मुझे यह बताइए, हमने कोई एसेट खरीदा और खरीदते ही हमने कह दिया साहब ये हेल्ड फॉर सेल है, खरीदते ही कह दिया हेल्ड फॉर सेल है, तो हेल्ड फॉर सेल बनने के लिए आप बोलेंगे साहब आपका प्लान टू फाइंड आउट द बायर्स इनिशिएट हो जाना चाहिए। तो वो तो कभी भी हो ही नहीं सकता इन दैट केस, क्योंकि आपने खरीदा तो अभी तो प्लान बनने में टाइम लगेगा, तो आपका तो कभी भी एक टाइम तैयार ही नहीं होगा। फिर तो ये होगा कि कभी भी हेल्ड फॉर सेल जो होगा पहले आएगा फिर रुकेगा फिर हेल्ड फॉर सेल बनेगा। द आंसर इज नो। आपके स्टैंडर्ड ने कितने महीने की ग्रेस दे रखी है? आपको 3 मंथ की ग्रेस दे रखी है। कह रहा है कोई बात नहीं, आपने खरीदा और खरीदते ही आपने कह दिया हेल्ड फॉर सेल, हम मान लेंगे, लेकिन आप अपने बायर को कितने महीने में ढूंढना शुरू कर दें? 3 महीने में ढूंढना शुरू कर दें अपने पास। जो आप प्राइस मांग रहे हैं वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल टू द फेयर वैल्यू। प्राइस आप रीजनेबल मांगने चाहिए और आप कितने पीरियड में एक्सपेक्टेड है कि आप ये हेल्ड फॉर सेल की ट्रांजैक्शन को पूरा कर देंगे? 12 महीने। अच्छा, अगर मैंने एसेट खरीदा और खरीदते ही मैंने कहा ये हेल्ड फॉर सेल है, तो ये 15 महीने में सेल हो जानी चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद स्टार्ट किया था हमने। क्या यहां पर भी 15 महीने हैं कि 12 महीने हैं? अदनान ने कहा 15 महीने में हो जाना चाहिए। अदनान गलत जवाब। जवाब करेक्ट है, ये लिमिट में 3 महीने नहीं जुड़ रहे। ओके, ये अभी भी 12 महीने हैं। वो आप एक्टिव बायर ढूंढने के प्लान के लिए आपको उन्होंने 3 महीने दे दिए हैं। ओके, नॉट फॉर अदर पर्पसेस। और 3 महीने मिल जाने चाहिए कि खोज चालू होनी चाहिए। हाँ देव, तुमने कार खरीदी और तुमने कार खरीदी इसलिए है कि तुमने इसे बेच देना है, तो तुम ये बताओ उसको बेचने का प्लान के बायर्स कि मैं इस वेबसाइट पे डलवाता हूं, इस ब्रोकर के पास डालता हूं। आज तो खरीद रहे हो तो तुम एकदम तो जा नहीं पाओगे, तो हमारा स्टैंडर्ड तो बोलेगा कि नहीं नहीं आपने आज ही खरीदा, आज ही बोल रहे हो हेल्ड फॉर सेल, तो आपने तो प्लान तो इनिशिएट किया नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो फिर तो गैप हमेशा ही आ गया, क्योंकि जब भी आप नए एसेट लेंगे तो आपका इमीडिएट प्लान इनिशिएट हो ही नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ टाइम गैप आएगा, और टाइम गैप की वजह से आपको लगेगा कि पहले नॉन करंट आएगा, वो कभी भी हेल्ड फॉर सेल इमीडिएट नहीं बन पाएगा। पहले अगर आपने खरीदा भी हेल्ड फॉर सेल है तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहां आपके स्टैंडर्ड ने आपको क्या दे दी है? एक लीवरेज दे दी है कि खरीदा अगर इस उद्देश्य से है कि बेच देना है, तो प्लान टू इनिशिएट बायर आपने चालू नहीं भी किया है तो हम मान लेंगे सेल इज हाईली प्रोबेबल, प्रोवाइडेड आप 3 महीने में उस प्लान को इनिशिएट कर दोगे। बात समझ में आती है? लेकिन अभी भी आपको अपना एसेट कितने पीरियड में बेच देना है? 12 मंथ में। और इसका रिमोट चांस होना चाहिए। किस चीज का रिमोट चांस होना चाहिए? इसका रिमोट चांस होना चाहिए टू चेंज द प्लान, यानी इसका चांस बहुत कम होना चाहिए कि आप इसके अपने प्लान्स को चेंज कर देंगे। इसमें लिखित तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और भी मानी जाती है कि अगर आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है उसको हेल्ड फॉर सेल करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब तक वो शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं आ जाती है तो हम मानते ही नहीं कि हमारे पास कंडीशन हाईली प्रोबेबल हो चुकी है। अदनान, आफ्टर फाइंडिंग बायर्स 12 मंथ देखेंगे। अदनान, 3 महीने सिर्फ और सिर्फ मैंने उस कंडीशन के लिए बोले, बाकी अभी भी आपने जिस दिन खरीदा है उसके 12 महीने में बेचने की आपकी पॉइंट होना चाहिए। ओके, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3 महीने का ग्रेस मिल गया, वो उस स्टेप के लिए कि चलो ठीक है आपने 3 महीने का टाइम उसके लिए आपको दे दिया गया। ठीक है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए दे दिया गया। तो मैंने आपके साथ बोला कि मैनेजमेंट कमिटेड है, वो आप बायर लोकेट करने का प्लान इनिशिएट कर दिया
है, मार्केट आप उसको रीजनेबल प्राइस पर कर रहे हैं, आप 12 महीने में पूरा कर देंगे, लो चांस है कि आप उसका प्लान चेंज करेंगे, शेयर होल्डर की अप्रूवल आपको मिलनी है तो मिल चुकी है। और अगर आपने खरीदते वक्त ही सोचा मैं रीसेल करना है तो 12 महीने में ही सेल करना है, लेकिन आपको 3 महीने मिल जाते हैं बाकी कंडीशन क्वालिफाई करने में। बात समझ में आ गई? यानी यहां तो अगर आपने अक्वायर किया रीसेल के लिए, बेचना तो 12 में ही पड़ेगा आपको, लेकिन आपको 3 महीने एडिशनल बाकी कंडीशन पूरी करने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कई कंडीशन थी ना, तो इस कंडीशन को छोड़कर बाकी सबके अंदर आपको 3 महीने मिल जाते हैं। वो पहली 2 कंडीशन ही है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, अब मुझे फटाफट से बताइए, हमारे इंस्टीट्यूट के फेवरेट आइटम है ये अबेंडेंड एसेट और एसेट हेल्ड फॉर पुट टू यूज, पुट ऑन होल्ड। हमने अपने एसेट को पुट ऑन होल्ड कर दिया, मतलब उसको यूज में नहीं ला रहे, या अबेंडेंड कर दिया। अबेंडेंड का मतलब है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या आप उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे? द आंसर इज नो। हम मानेंगे प्रिंसिपली the carrying amount will still be recovered by use, not by sale। आप इस कंटेक्स्ट में पूरी ज्ञान की इतनी धारा बहा देंगे और उसके अंदर अपना आंसर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलें आगे। सर अगर हमने एसेट को 12 महीने में नहीं बेच पाए फिर क्या होगा? हेल्ड फॉर सेल कर दिया, 12 महीने हो गए लेकिन सेल हुआ नहीं अभी भी, तो क्या हम अभी भी उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप अभी भी उसको कंटिन्यू टू क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें आप ये प्रूव कर दें कि हेल्ड फॉर सेल वाला बिक क्यों नहीं पाया, बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट वर बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो मार्केट की कंडीशंस ऐसी थी, एंड यू स्टिल क्वालिफाई द कंडीशंस ऑफ हेल्ड फॉर सेल। यानी अभी भी वो स्थिति आपके पास बनी हुई है, आप नहीं बेच पाए थे बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशन, जैसे लॉकडाउन हो गया या कोविड वाली स्थिति आ गई, तो हम क्या बोलते हैं कि इन दैट केस आप अभी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पर आपके पास इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या वो ज्ञान वाले क्वेश्चन ही हैं? यानी ये ज्ञानवर्धन क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर उसने आपसे ये सब बातें पूछी हुई हैं। और इसमें एक हमारे पास ये मुद्दा और आता है, थोड़ा सा कलर ऐसा है कि आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए हमने अपने पास एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया ईयर एंड के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने से पहले। बात समझ में आ गई? 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड था, हम अपने अकाउंटिंग ईयर को 31 मार्च को खत्म कर रहे हैं। अप्रूवल से पहले उसकी क्लासिफिकेशन बदल गई, वो क्या बन गया? वो हेल्ड फॉर सेल बन गया। तो क्या बैलेंस शीट में आप उसको एडजस्ट कर देंगे? यानी क्या बैलेंस शीट में उस घटना को पहले ले आएंगे? द आंसर इज नो, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? आई मीन टू से, जिसको आपने 31 मार्च में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया था, अप्रूवल से पहले आपके चेंज इन प्लान हो गए और आपने कह दिया ये मेरा हेल्ड फॉर सेल नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में जिसको आप अपनी बैलेंस शीट अप्रूव करा रहे हैं हेल्ड फॉर सेल, क्या उसे नॉट फॉर नॉन करेंट एसेट में कर देंगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये इवेंट इन बोथ सिचुएशंस क्या है, चाहे क्लासिफाइड टू हेल्ड टू सेल है, चाहे क्लासिफाइड फ्रॉम हेल्ड टू सेल है, बोथ केसेस में ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जब आप उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं तो 4-5 आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। वो डिस्क्लोजर वही होते हैं जो आप नॉर्मल डिस्क्लोजर भी करते हैं, जो आपके एडिशनल डिस्क्लोजर आएंगे उस वही डिस्क्लोजर है। जैसे आप बताते हो कि कौन से एसेट की बात चल रही है, उसके अंदर आपने कब हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, आपका कौन सा सेगमेंट उसके अंदर अफेक्टेड है, कितना टाइम लग जाएगा, कितने पैसे मिल जाएंगे, आपको ये 4-5 चीजें बतानी पड़ती हैं। ये हमारी चीजें जो है मैंने यहां पर भी लिखी हुई हैं और ये एडिशनल डिस्क्लोजर के अंदर भी लिखी होंगी, यानी ये चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर आपको यहां पर भी करने पड़ जाते हैं। अगर आपको देखना होगा तो ये डिस्क्लोजर यहां पर करने पड़ जाते हैं हमको। ओके, इस पर भी एक आधा क्वेश्चन ही अवेलेबल है, ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर अवेलेबल नहीं, बट हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मतलब हमने अपने पास एग्जाम में जाना है तो हमारे पास कोई चीज छूटी हुई होगी ही नहीं। अब बारी आती है हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। क्लासिफाई तो कर दिया हेल्ड फॉर सेल, हाउ डू वी मेजर इट? तो मेजर अगर आपने करना है तो मेजरमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, हमने वो लगाने हैं। तो पहली बात, हम स्टेप 1 पर जब आप अपने पास मेजर करते हैं तो अगर सिंगल नॉन करेंट एसेट है, सिंगल नॉन करेंट एसेट है, तो आप उसका कैरिंग अमाउंट निकालेंगे एज पर एप्लीकेबल इंड एस।
तो जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल इंड एस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इंड एस 40 के हिसाब से, प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी है तो 16 नंबर के हिसाब से, इंटेंजिबल एसेट है तो 38 के हिसाब से, या फाइनेंशियल एसेट है तो 109 के हिसाब से। जोन सा भी स्टैंडर्ड है आप उसके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड लगाएंगे, आप उस पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लगाएंगे। मजे की बात है, आप अगर उसकी इंपेयरमेंट हो सकती है तो इंपेयरमेंट के स्टैंडर्ड भी लगाएंगे। ओके इसका मतलब आप 36 में आप अपने एसेट की इंपेयरमेंट भी कर देंगे। फिर जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, कैरिंग अमाउंट्स। यानी आप ये किस डेट पर कर रहे हैं, जिस डेट को आपने हेल्ड फॉर सेल किया उस डेट को, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर की डेट है तो क्या ड्यूरिंग द ईयर की डेट तक आपको पहले अपने पास उसके बुक वैल्यूज, कैरिंग अमाउंट उस डेट तक लाने पड़ेंगे। इंपेयर करने के बाद नहला धुलाकर उन वैल्यूज को आपने सामने रखना है कि साहब ये मेरे पास आज की वैल्यूज है। ये तो हो गया नॉन करंट एसेट्स की। क्या आपके डिस्पोजल ग्रुप में करंट एसेट्स भी हो सकते हैं? क्योंकि मैं डिस्पोजल ग्रुप बोल रहा हूं तो क्या इसमें करंट एसेट्स भी हो सकते हैं? हां, तो करंट एसेट्स की भी वैल्यूज जो आएंगी एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स होंगी। जैसे इन्वेंट्री होगी तो कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, 2 के हिसाब से होगी। डेटर होगा तो किसके हिसाब से होगा, 109 के हिसाब से होगा। यानी यहां पर भी वही सब चीजें आएंगी। क्या डिस्पोजल ग्रुप में लायबिलिटीज भी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। करंट और नॉन करंट सारी लायबिलिटीज आ सकती हैं। वो लायबिलिटीज भी एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ही आएंगी। तो मुझे बताओ, क्या स्टेप 1 पे कैरिंग अमाउंट सबका निकाल लोगे? कैरिंग अमाउंट आपने सबका कैलकुलेट कर लिया। अब उस पूरे डिस्पोजल ग्रुप के बारे में आपका दूसरा स्टेप आ जाएगा। वो दूसरा स्टेप कौन सा आएगा? वो आएगा कि आपको इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करना है। जब हम बोलते हैं कॉस्ट टू सेल तो इसका मतलब है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग। यानी कि फेयर वैल्यू में ऑलरेडी एक कॉस्ट तो ऑलरेडी एडजस्टेड थी जो कि 113 में एडजस्ट कर दी थी, वो होती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अदर देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो आपको सेल करने पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगती है, व्हाट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल है अगर आप सेल ना करते तो वो कॉस्ट ना लगती। जैसे सेल्स कमीशन, जैसे कोई लीगल एक्सपेंसेस, जैसे कोई ब्रोकरेज, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। लेकिन अगर आप कहें सर अगर हम सेल ना करते तो टैक्स ना लगता, तो क्या टैक्स इंक्रीमेंटल मान सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर अगर मैं एसेट को सेल ही ना करता तो कैपिटल गेन ना आता, कैपिटल गेन ना आता तो टैक्स ना आता, तो क्या टैक्स इंक्रीमेंटल है? द आंसर इज नो। मैंने कहा अगर मैं सेल ना करता तो मेरे को बैंक में इतना ब्याज लग जाता, इतना, क्या बैंक का ब्याज इंक्रीमेंटल है? द आंसर इज नो। तो 2 कॉस्ट ऐसी हैं जो इंक्रीमेंटल प्रतीत होती हैं लेकिन वो तो भी आपके स्टैंडर्ड ने अलाउ नहीं कर रखा है। तो मैंने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करेंगे। फेयर वैल्यू किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? 113 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये अकेला नॉन करेंट एसेट है तो मुझे बताइए, अकेला है तो अकेले की वैल्यू कर लेना। लेकिन अगर ये डिस्पोजल ग्रुप है तो आपने अलग अलग तो बेचना नहीं। क्या डिस्पोजल ग्रुप सिंगल ट्रांजैक्शन में बेचना है आपने? हां, तो सिंगल ट्रांजैक्शन में इसकी फेयर वैल्यू निकलवा लेना कि कितने रुपए की फेयर वैल्यू बनती है। स्टेप 1 पे आपने क्या ढूंढ लिया? कैरिंग अमाउंट। स्टेप 2 पे आपने क्या ढूंढ लिया? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। स्टेप नंबर 3, आपको इन दोनों का क्या लेना है? इन दोनों का ऑन दी क्लासिफिकेशन डेट लोअर लेना है। तो लोअर आपने देखा और मैं मान रहा हूं कि वो लोअर फेयर वैल्यू लेस सीटीएस आ गया। कैरिंग अमाउंट ही लोअर आएगा तो कोई आनंद नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? भाई कैरिंग अमाउंट तुम्हारी किताबों में वही लोअर आ गया तो आनंद ही नहीं है। लोअर किसे कर दिया मैंने कहा लोअर आ गया आपके पास फेयर वैल्यू लेस सीटीएस। तो जो इसकी लोअर आने से गैप आ गया उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस अंडर इंड AS 105। Now the problem arises कि this loss has to be allocated। क्या आपके डिस्पोजल ग्रुप में नॉन करंट एसेट्स भी है, करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज भी है, नॉन करंट लायबिलिटीज भी है, बहुत कुछ है। तो ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ये एलोकेट होगा, करंट एसेट पे नहीं होगा। बात समझ में आ गई? करंट एसेट पे नहीं होगा, करंट लायबिलिटी पे नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे नहीं होगा। सिर्फ किन पे होगा? नॉन करंट एसेट पे होगा। और उसमें भी आपके पास कुछ मेजरमेंट एक्सेप्शंस हैं।
क्या उस पर भी कुछ मेजरमेंट एक्सेप्शन है? नॉन करेंट एसेट में भी कुछ मेजरमेंट एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारा इंड एस 12 जो इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट आते हैं, हम उसके अंदर इंपेयरमेंट लॉस कभी भी नहीं डालेंगे। फिर प्लान एसेट्स जो आपका इंड एस 19 में आता था, हम उस पर भी अपने पास कभी भी इंपेयरमेंट लॉस को एलोकेट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे साहब इसका भी कोई इंपेयरमेंट लॉस हम यहां नहीं लेकर आएंगे। 109 के जो एसेट्स हैं हम उन पर भी इंपेयरमेंट लॉस लेकर नहीं आएंगे। और इसके अलावा कुछ रेयरली आने वाले हैं 104, 116, 117। 104, 117 किसके हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं, वो आपके लिए काम के ही नहीं है। और 116 वाला लीज लायबिलिटी उसका आरओयू का होता है, वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, वो एक रीसेंट चेंज है, इसलिए वो आपसे इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताओ आपके लिए। और एक 41 भी एक्सेप्शन है, 41 मैंने शायद बोला नहीं था, 41 भी एक्सेप्शन है। तो आपके लिए कितनी एक्सेप्शन हो गई? 4 आपके लिए काम की है, 12, 19, 41 और 109 है। इसके अलावा भी आपके लिए 4 काम की हैं, इन पर आप इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं करोगे। तो मुझे बताइए अब आपने किस किस को मना कर दिया कि इन पर तो एलोकेट होगा ही नहीं? आपने मना कर दिया, एक तो नंबर 1 करंट एसेट पे नहीं होगा, करंट लायबिलिटी पे नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पर नहीं होगा, जिनके ऊपर मेजरमेंट एक्सेप्शन है उस पर भी नहीं होगा, बाकियों पर होगा। और उनमें भी सर्वोपरि सबसे पहला लॉस उठाने वाला कौन होगा? सोहेल ने बता दिया, सबसे पहले गुडविल आएगी। जितनी भी है सबसे पहले गुडविल का निपटारा कर देना, क्योंकि गुडविल आपकी रिलायबल वैल्यू नहीं होती है, सबसे पहले उसको आपने हटा दिया। नंबर 2, फिर मुझे बताइए इसके बाद किसकी इंपेयरमेंट करेंगे? बाकी के बचे हुए एसेट्स की इंपेयरमेंट हो जाएगी। और उसके लिए आप कौन सी रेशो का प्रयोग करते हैं? कैरिंग अमाउंट की रेशो का प्रयोग करते हैं, उससे आपकी इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हो जाएगी। क्या रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकल आएंगे आपके पास? द आंसर इज यस। क्या आप इंपेयरमेंट लॉस को आप सीधा डायरेक्टली एसेट में हिट करते हैं कि उसके लिए आप प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट बनाते हैं? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो आप क्या डायरेक्टली एसेट हिट करते हैं? द आंसर इज नो, यू मेक प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। तो हम अपने पास उसकी जनरल एंट्रीज भी जनरलाइज करके देंगे अपने पास। यहां तक ठीक? इसी चर्चा में एक चर्चा और भी आई थी कि अगर मान लो फेयर वैल्यू लेस सीटीएस निकालते हैं और वो हमारे पास सीटीएस की पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ आ जाती है, तो आप अपने पास क्या करेंगे? फटाफट से बताओ। बियॉन्ड 12 मंथ आती है तो आप अपने पास सीटीएस की डिस्काउंटिंग करके कंसीडर करोगे। और क्या उस डिस्काउंटिंग की वजह से आपको आने वाले वर्ष में फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने अपने पास फाइनेंस कॉस्ट लानी पड़ेगी, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस निकालने के अलावा फाइनेंस कॉस्ट की भी जनरल एंट्रीज बाद में आना शुरू हो जाएंगी। यहां तक ठीक? आइए इसको एक बार रीड कर ले। और एक बाद की ही बात कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन क्या लगती रहेगी कि बंद हो जाएगी? डेप्रीसिएशन बंद हो जाएगी। ओके, इधर आ जाइए। तो हमने कहा ऑन दी डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो भाई जितना दिख रहा है ठीक है। थोड़ा सा छोटा ज्यादा है ना, तो क्या करें? कैरिंग अमाउंट निकालो ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्ड लगाने के बाद जो आपके स्टैंडर्ड लग रहे हैं सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए, आप 16 नंबर लगाओ, डेप्शन लगाओ, रिवोल्यूशन लगाओ, इंपेयरमेंट करो, 19 लगाओ, सब पर जो लगता है सब कुछ लगाओ उसके अंदर। फिर फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करो कॉस्ट टू सेल के बाद। ये हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। इसमें आप फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स नहीं ले सकते हैं, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेना। अगर ये पेबल आफ्टर 12 मंथ होती है, बाद में आपको इसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ती है। आप इसका लोअर लेना 1 और 2 का, और अगर फेयर वैल्यू लोअर आती है तो आप इंपेयरमेंट लॉस को बुक करना 105 में। इसको आप एलोकेट करना ओनली टू एसेट्स, लायबिलिटी पे तो करना नहीं। उनमें भी आप अपने पास कौन से एसेट्स को लेंगे? जो आपने नॉन करेंट एसेट्स की बात करी है वो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि आपने अपने पास इन एसेट्स को कंसीडर नहीं करना है। पहले गुडविल को, सेकंड नंबर पे अदर नॉन करेंट एसेट्स को इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू इन विच द मेजरमेंट प्रिंसिपल अप्लाई, उसके अंदर अपने पास आप इसको डाल देंगे। मुझे ये बताइए, जनरल एंट्री की बात हमने नहीं करी, डेप्रीसिएशन लगनी बंद हो जाएगी जब हमारा एसेट हेल्ड फॉर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो ओके, अगर आपने डे 1 पर एसेट खरीदा और आपने क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल, उसका कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे?
खरीदा और खरीदते ही कह दिया ये हेल्ड फॉर सेल है, तो उसका कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? उसका कैरिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू कॉस्ट। अदनान, उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा? विल बी इक्वल टू कॉस्ट। अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में एसेट लिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने कोई एसेट लिया, तो खरीदते ही आप उसको किस में क्लासिफाई करेंगे? डोंट टेक लोअर, किस पर ले लेंगे? हम उसे ले लेंगे एट फेयर वैल्यू लेस सीटीएस। मैंने आपको प्रूव कराया था कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप अगर उसका पूरा डेरिवेशन बताई थी ऐसे क्यों उन्होंने हमको बोल रखा है, तो हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैंने आपके साथ कहा कि ये आपके पास इनिशियल स्टेप्स है। सबसीक्वेंट क्या होगा? क्या आपको बार बार इसको चेक करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि आपका हेल्ड फॉर सेल चल रहा है। तो क्या आपने ईयर एंड के ऊपर दोबारा से कैरिंग अमाउंट निकालना है और फिर उसके बाद दोबारा से कैरिंग अमाउंट के साथ फेयर वैल्यू निकालनी है? द आंसर इज यस। जब दोबारा से कैरिंग अमाउंट निकालोगे तो जो एसेट ऑलरेडी इंपेयर हो गए थे या जो आपने ऑलरेडी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिए थे, उनका तो कौन सा अमाउंट ले लेना? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स, क्योंकि उन पे डेप्शन तो लग नहीं रही है, तो उनका तो ले लेना रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स। और जिनके ऊपर आपने मेजरमेंट एक्सेप्शंस लगा दी थी, उन सब की वैल्यू फिर से क्या उनके एप्लीकेबल स्टैंडर्ड से आएगी? द आंसर इज यस। जो करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू के एप्लीकेबल स्टैंडर्ड से आएगी? हां। जो करंट लायबिलिटीज हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, क्या उनकी वैल्यू भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड से आएंगी? द आंसर इज यस। क्या जब लोअर देखोगे और फिर से फेयर वैल्यू लोअर आ गई, तो वही पुराने स्टेप्स के हिसाब से इंपेयरमेंट लॉस यहां पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। इसमें अगर मान लो फेयर वैल्यू ज्यादा आ गई तो झमेला खड़ा हो जाता है। क्या? अगर फेयर वैल्यू ज्यादा आ गई, पहले इंपेयरमेंट लॉस हुआ था और अब हमारे पास फेयर वैल्यू ज्यादा आ गई, तो अब आ गया है समय किस चीज का? रिवर्सल देखने का। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, मुझे बताना। मैंने कहा जितनी भी ज्यादा फेयर वैल्यू आई है सारे के सारे की रिवर्सल कर देंगे। एग्रीड? यस और नो? मैंने कहा साहब अपने पास जितनी भी फेयर वैल्यू ज्यादा आ गई सारी रिवर्सल कर देंगे। अरे भाई गलत है। आप उतनी ही रिवर्सल कर सकते हैं जितने का आपने पहले इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट किया था। और यह भी ध्यान रखना, आप इसमें एक एसेट की इंपेयरमेंट लॉस वापस रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं और उसका नाम है गुडविल। इसका मतलब अदर देन गुडविल जो बाकी के एसेट्स हैं आप उनके लिए अपनी रिवर्सल कर सकते हैं। यहां तक समझ में आती है? क्या रिवर्सल भी उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में आपने पहले एलोकेट किया हुआ था, यानी बुक वैल्यू की रेशियो में ही वापस रिवर्सल हो जाएगी? द आंसर इज यस। उसकी जनरल एंट्री जब करेंगे तो जो प्रोविजन पहले बनाई थी वो कैंसिल हो जाएगी, यानी एसेट में डायरेक्टली कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो आपने एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था वो आपका नेट ऑफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, तो हमने आपके साथ ये कहा कि कैरिंग अमाउंट को निकालो, फेयर वैल्यू को निकालो, फिर उनका लोअर ले लो, और रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल आप अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस से ज्यादा नहीं कर सकते, गुडविल को रीइंस्टेट नहीं कर सकते। यहां तक की चर्चा के बाद अब एक पार्ट और आता है, उसको बोलते हैं चेंज इन प्लान। अगर हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, डू वी हैव टू डेप्रिशिएट द आरओयू एसेट्स एज द आंसर इज यस अदनान। अब आ गया हमारे पास एक चेंज इन प्लान। व्हाट इज चेंज इन प्लान? चेंज इन प्लान का मतलब हो गया कि आपने हेल्ड फॉर सेल से उस एसेट को बदल के वापस से नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसके अंदर जब ऐसा आता है तो अपार्ट फ्रॉम सम डिस्क्लोजर्स जो हम लोग बाद में फॉलो करेंगे, आपको इसमें एक अमाउंट में भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये बोलूंगा कि आप उसको जब वापस नॉन करंट एसेट का बनाओगे तो किस वैल्यू पर बनाओगे? नंबर 1, एज इफ, आगे भूल गया मैं क्या था, एज इफ आगे क्या था, हम उसको बनाएंगे वापस नई वैल्यू पर, लेकिन कोई बच्चा नहीं बता रहा। एज इफ देयर इज नो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लॉस, हमने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का लॉस पहले बुक नहीं किया था, तो उसका कैरिंग अमाउंट क्या होता? अगर मैंने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई ही नहीं किया होता तो क्या डेप्रिशिएट किया होता? जब मैंने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं किया होता तो क्या डेप्रिशिएट किया होता? द आंसर इज यस, डेप्रिशिएट किया होता। और हम उसके साथ एक कंपैरिजन करेंगे रिकवरेबल अमाउंट।
रिकवरेबल अमाउंट किस वजह से आता है? 36 की वजह से आता है, क्योंकि आपने अगर हेल्ड फॉर सेल नहीं किया होता तो क्या आप इंपेयरमेंट की टेस्टिंग भी तो करते? तो आप इसलिए यहां पर भी लोअर अमाउंट देखते हैं ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट एंड द वैल्यू एज इफ देयर वाज नो हेल्ड फॉर सेल अकाउंटिंग डन। तो हम अपने पास इस पर काम करेंगे। मैं इस पर कहूं तो आपको अपने पास जानते हो कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर जरूर कर लेने चाहिए। इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए आपको ये दो में से एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए और इसके आखिरी के 3 क्वेश्चन कर लेने चाहिए, 9, 11 एंड 16। अगर ये 3 क्वेश्चन कर लें और इसके अंदर से लास्ट वाला 20th नंबर कर लें, 2 भी कर सकते हैं, तो आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। ओके, तो आई बिलीव कि आप पक्का इतना काम जरूर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैंने कहा वो थ्योरेटिकल हैं, इतने स्टैंडर्ड के लिए जरूरी क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ध्यान दें इस पर कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हमको आना चाहिए। मुझे फटाफट से बताओ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहले प्रेजेंटेशन आती है इन बैलेंस शीट कि हम बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स को कैसे कैसे शो करेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अब नॉन करंट में नहीं आएंगे, बताइए कहां आएंगे? अब वो आ जाएंगे करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट में। क्या लायबिलिटी साथ में आएगी कि लायबिलिटी अकेले आएगी? तो लायबिलिटी साथ में नहीं आएगी, लायबिलिटी लायबिलिटीज वाली साइड में जाएगी। कहां पर? करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में। क्या आप इन दोनों को सेटअप कर सकते हैं? आप इन दोनों को सेटअप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ने पर्टिकुलरली मना कर रखा है कि आप इसको आपस में सेटअप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आइए मेरे साथ साथ हमको अपने पास शो करना है करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट, लायबिलिटी को अलग दिखाना है, सेटअप आपने करना नहीं, और साथ में उसके बैलेंस शीट में मेजर क्लासेस भी शो कर देनी है। अगर वो था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, मतलब वो डिस्पोजल ग्रुप ने कौन सी कंडीशन पास की थी? उस डिस्पोजल ग्रुप ने कौन सी कंडीशन पास की थी? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की 4 या 3, समझ में आ गई बात? 4 वाली डेफिनेशन इमेज में दिमाग में आ गई ना? 4 वाली इमेज क्या थी और 2 वाली 3 वाली कौन सी थी? तो हमारे पास 3 वाले में तो कौन सी वाली आएगी? सब्सिडरी हेल्ड फॉर सेल वाली आएगी, और 4 वाले में आपके पास सेगमेंट आ जाएगा कोई। ओके, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा तो आपको ऐसे में डिस्क्लोजर बैलेंस शीट वाले तो एज इट इज ही करने पड़ेंगे। वैसे एक बात याद करके मुझे बताना, अगर सब्सिडरी हेल्ड फॉर सेल होगी तो सब कुछ ऐसे दिखाना, क्या मेजर क्लासेस दिखाने की जरूरत पड़ेगी आपको? वो हमने ऑलरेडी किसी और जगह पर आपको बता दिया कि अगर सब्सिडरी हेल्ड फॉर सेल होगी जो कि एक्वायर्ड है तो उसमें आपको मेजर क्लासेस शो नहीं करनी, और अगर वो पुरानी सब्सिडरी चलती आ रही है तो क्या मेजर क्लासेस उसकी दिखानी पड़ेंगी? द आंसर इज यस। डिसकंटिन्यूड में भी ये वाला पार्ट तो कॉमन है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शेड्यूल 3 में भी आपने किया था। क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस के 2 भाग हो जाते हैं, एक कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? शेड्यूल 3 याद करेंगे, क्या 2 भाग हो जाते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन, एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन में तो सब कॉन्टिन्यूड वाले आ जाएंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या हम डिसकंटिन्यूड की भी सेल, डिसकंटिन्यूड के भी खर्चे, डिसकंटिन्यूड का भी प्रॉफिट निकालते हैं? द आंसर इज नो। डिसकंटिन्यूड की एक आइटम बताते हैं, बताइए कौन सी वाली? आप पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बताते हो या लॉस बताते हो फ्रॉम डीसीओ? पोस्ट टैक्स यानी टैक्स के बाद। क्या कॉन्टिन्यूइंग में तो पूरी की पूरी कथा बताते हो कि इसमें सेल कितनी हुई और अदर इनकम कितनी हुई और हमारा कॉस्ट टू मटेरियल कंज्यूम्ड क्या था, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या था, डेप्शन क्या है, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, अदर एक्सपेंस क्या है, टैक्सेशन क्या है, ये सारे कॉन्टिन्यूड के बता दिए, पूरा पीएनएल आ गया। लेकिन अब उसके बाद डिसकंटिन्यूड की एक लाइन आ जाती है कि आपके पास कितना प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अगर आपका डीसीओ पर इंपेयरमेंट लॉस है, इंपेयरमेंट लॉस क्या निकाल दिया होगा हमने? हेल्ड फॉर सेल जब निकाला होगा तो इंपेयरमेंट लॉस निकाला होगा, उसको भी आफ्टर टैक्स में अपने पास यहां दिखा दूंगा कि साहब मेरे पास आफ्टर टैक्स उसका इफेक्ट कितना आता है। इतने से संतुष्टि नहीं हुई, हमारा स्टैंडर्ड कहता है एक नोट बनाना पड़ेगा और आपको डीसीओ की सेल, डीसीओ के खर्चे पूरे व्याख्यान के साथ, गेन और लॉस ऑन सेल, उनका टैक्सेशन, ये आपको अलग देना पड़ेगा। वैसे ये बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूरा व्याख्यान पीएनएल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
कि जैसे कंटिन्यूइंग में पूरा कुछ बनाया है तो डिसकंटिन्यूइंग का भी पूरा कुछ बनाओ, पर डिसकंटिन्यूइंग में कंफ्यूजन हो सकती है किसी यूजर को। डू यू एग्री कि भाई कंटिन्यूइंग में भी सेल आ रही है, डिसकंटिन्यूइंग में भी सेल आ रही है, तो यूजर को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने वहां तो सिंगल लाइन बना दी, उसके नोट में पूरी डिटेल दे दी कि इसका बेस कहां से आ रहा है, इसकी सेल कितनी है और इसके खर्चे कितने हैं और उसका गेन कितना है और उसका टैक्स कितना है, ये सारी कैलकुलेशन हम यहां पर बताते हैं। डू यू रिमेंबर इसके ऊपर इंड AS 33 में भी आपसे बात करी थी कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर आप अर्निंग पर शेयर भी अलग से शो करते हैं इन सिचुएशंस के अंदर। ओके, हम उसको भी सेपरेटली शो करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ 3 बातें बताई। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इसको दोबारा से दिखाऊं या बात समझ में आ गई? P&L में पोस्ट टैक्स P&L दिखाओ, इंपेयरमेंट लॉस दिखाओ और डिटेल देनी पड़ेगी आपको एक सिंगल नोट के अंदर, जिसमें रेवेन्यू, खर्चे और टैक्स बताओगे, टैक्स का अमाउंट बताओगे, गेन लॉस बताओगे और उसका टैक्स बताओगे। कैश फ्लो में भी आपको कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ऑफ DCO अलग करके दिखाना पड़ेगा। ओके, जो आपके पास इनकम आ रही होगी कंटिन्यूइंग की और DCO की, वो ओनर्स और पेरेंट के अंदर, ओनर्स ऑफ पेरेंट के अंदर अलग करके दिखाना पड़ेगा। ये पॉइंट आपके पास जब बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको करके दिखाएंगे कि आपके P&L में ना एट्रीब्यूटेड टू माइनॉरिटी, जिसको आप माइनॉरिटी बोलते थे, आजकल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको एट्रीब्यूट करोगे और पेरेंट्स को एट्रीब्यूट करोगे, उसकी एक लाइन आइटम आती है। ठीक है, तो आपको अपने पास ये सब शो करना पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या है, ये एडिशनल डिस्क्लोजर आपको मैंने पहले भी कोई हवाला दिया कि अगर वो आपका इवेंट कब हो जाता है, आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद हो जाता है और वो हेल्ड फॉर सेल बनता है, तो वहां पर भी एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। वही वाले एडिशनल डिस्क्लोजर यहां पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या बताना है, कौन है वो जो जा रहा है, किन हालातों में आपने उसे क्लासिफाई किया है, कितने का गेन और लॉस ऑन सेल DCO के ऊपर आपको उसके अंदर हुआ था, और अगर वो DCO नहीं है तो आपका नॉर्मल कंटिन्यूइंग में भी तो हो सकता है, क्योंकि वो DCO नहीं होगा, डिस्पोजल ग्रुप छोटा होगा तो कंटिन्यू में भी हो सकता है। कौन सा सेगमेंट इफेक्ट होगा, अगर प्लान चेंज हो गए हैं तो उसके रीजंस कौन से हैं, और अगर चेंज इन प्लान DCO में हो जाए तो पिछले साल का डेटा बदलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल आपने DCO बना दिया, इस बार आपने कह दिया ये DCO नहीं है, तो आपको पिछले साल भी चेंज करना पड़ेगा कि पिछले साल भी DCO अगर ना हो। इन पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कम से कम मैं आपको इसका दावा जरूर कर सकता हूं कि आपके सिर्फ इस सिंगल पेज से, सिर्फ एक सिंगल पेज से, और मेरे ख्याल से कितनी देर लग गई हमको, लगभग 50 मिनट। तो 50 मिनट में आपको मैंने कितने क्वेश्चन करने को बोले, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करने को बोले हैं। बाकी थ्योरी क्वेश्चन अगर आप हो सके तो सारे देख जाओगे, टनाटन तैयारी होगी। ओके, मुझे फटाफट से बताएं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, व्हाट आर द क्वेरीज दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग। 105 की क्वेरीज बता दो। अदनान ने कहा सर क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इंड AS 105। आ जाइए। वो क्या कह रहा है, कह रहा है 31 मार्च 2004 को मित्रा हैड अ प्लान टू डिस्पोज ऑफ 75% सब्सिडरी ऑफ दोस्ती लिमिटेड। This plan has been approved by the board and was reported in the media as to the stock exchange where Mitra Limited was listed. It is expected that JR Limited, the non-controlling shareholder in Dosti holding 25% stake, will acquire 75% equity interest as well. The sale is expected to be completed by October 2004. Dosti is expected to have a substantial trading loss in the period up to sale. Mr. X, a chartered accountant who is an employee in the finance department
ऑफ मित्रा विशेस टू शो दोस्ती एज हेल्ड फॉर सेल। वैसे वो बताओ ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है? फटाफट से बताओ वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है? वो ठीक कह रहा है भाई, सारी बातें तो कंडीशन पूरी कर दी उसने। उसने आपको क्या बोल दिया? उसने कह दिया हमारे पास एक प्लान है। क्या वो प्लान बोर्ड से अप्रूव भी हो चुका है? हमारी कमिटमेंट भी आ चुकी है। क्या हमने बायर भी ढूंढ लिया है? फटाफट से बताओ, क्या बायर भी ढूंढ लिया है? हमने तो बायर भी ढूंढ लिया है। क्या आपको लगता है आप उसे कंप्लीट कर पाओगे 12 महीने में? हाँ। और रिमोट चांस तो हम मान ही लेते हैं कि वो सब रिमोट चांस वाली सिचुएशन तो होंगी होंगी, और ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन भी है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमारे पास हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। एंड टू क्रिएट अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन टू इंक्लूड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये आपका इंड AS 37 आ गया। इंड AS 37 कहता है जब अपनी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करते हो तो आपको प्रोविजन बनानी पड़ती है। प्रोविजन की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मुझे समझ में आ गई। क्या इसी वजह से क्वेश्चन आपका क्वेरी में आया हुआ है अदनान, कि ये प्रोविजन बनाने को भी इसने कह दिया कि आपको प्रोविजन बनानी है, तो ये प्रोविजन आपकी बनानी जरूरी होती है। ये इंड AS 37 है, उसके अंदर आपकी प्रोविजन की कुछ डेफिनेशन कंडीशंस है, वो हमको चेक करनी पड़ती है। अपने पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट होनी चाहिए, हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा और उसको आप मेजर कर सकते हैं, तो आप उसकी प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है। However, the chief operating officer does not wish दोस्ती to be categorized as held for sale। एक ना एक फिल्म के अंदर एक विलन तो जरूरी है, एग्रीड? एक विलन तो चाहिए। तो अब विलन कौन है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। वो कह रहा है इसे हेल्ड फॉर सेल मत करो ना, आप अपने प्रोविजन बनाओ। The COO is concerned as this may affect the sales and will surely result in the bonus targets not being met. He has argued that the management, if it is his duty to secure high sales price to maximize the returns to the shareholders. He also hinted that Mr. X job could be at stake। धमका भी रहा है, डरा रहा है, कह रहा तेरी नौकरी गई बेटा अगर तूने ये किया तो। If such provision was to be made in the financial statement, the expected cost from the sales are as follows: फ्यूचर ट्रेडिंग लॉसेस 20 करोड़, वेरियस लीगल कॉस्ट फॉर सेल 1.5 करोड़, रिडेंडेंसी कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय। रिडेंडेंसी कॉस्ट होता है एम्प्लॉयज को हटाने की कॉस्ट। ठीक है, रिडेंडेंट मतलब उसे हटा देना, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 4 करोड़। और इंपेयरमेंट लॉसेस कितने के आएंगे? 7 करोड़। मुझे कुल मिलाकर बताओ प्रोविजन कितने की बनने वाली है? तो 20, 31, 32.5। एक बार देखना मैंने टोटल ठीक किया कि नहीं, यानी इतने रुपए की तो प्रोविजन बनने वाली है। वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मित्रा शुड डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच मित्रा शुड अडॉप्ट टू एड्रेस द इशू फॉर द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे फटाफट से बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए? तो मुद्दे की बात तो सिर्फ ये है, ये जितनी मर्जी अंग्रेजी लिखते रहे, आपने दो बातों पर हाईलाइट करना है। क्या ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होना चाहिए? प्लीज से यस और नो। क्या ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होना चाहिए? द आंसर इज यस। इसकी सपोर्ट में क्या बोलोगे? इसकी सपोर्ट में आप कंडीशन बोलोगे, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन है, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर आ चुकी है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट भी है, आपने बायर भी इनिशिएट करके ढूंढ रखा है, 12 महीने में हो भी जाने वाली है, रिमोट चांस को छोड़ देंगे। नंबर 2, क्या प्रोविजन बनाई जानी चाहिए? द आंसर इज यस। उसका गवर्निंग पॉइंट कौन है? उसका गवर्निंग स्टैंडर्ड इंड AS 37 है। ठीक है अदनान, तो हम अपने पास इसके अंदर उसे उसकी प्रोविजन को भी साथ में बनाने के लिए मैंडेट करेंगे। उसमें आपको प्रोविजन की कंडीशन बतानी पड़ती है कि प्रोविजन की कंडीशन कौन कौन सी है, तो आप उसको बोलेंगे साहब ये प्रोविजन बन जानी चाहिए। अब उसमें आ गया एथिकल इश्यूज, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एथिकल इश्यूज अगर आपको आ जाते हैं ना किसी भी सवाल में, तो 2 या 4 नंबर का अगर क्वेश्चन मान लो 6 नंबर का है तो 2 नंबर का एथिकल इश्यूज होगा। तो इसका मतलब एथिकल इश्यू कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, तो उस पर आपने कोई बहुत सारा अच्छा, ये फ्यूचर ट्रेडिंग लॉस की प्रोविजन नहीं बननी है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग लॉस आपका ऑपरेटिंग लॉस है और इंपेयरमेंट लॉस की प्रोविजन आप ऑलरेडी बना ही देंगे। कहां पर बना देंगे? 36 में बना देंगे। तो अगर आप 37 की बात करें तो 5.5 करोड़ है। ओके, जो ऑपरेटिंग लॉस है वो धंधे का लॉस है। ठीक है,
अब मुझे फटाफट से ये बताइए, क्या एथिकल इश्यूज में 3 बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि आप गाइड करेंगे, किसको गाइड करोगे? मैनेजमेंट को। नहीं मानता तो आप क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे, वेरियस अथॉरिटीज को, अपने बॉस को बताओगे, सीए इंस्टीट्यूट को बताओगे, ऑडिटर को बताओगे, जहां पर भी बताना बताओगे। नहीं तो क्या कर लोगे? विड्रॉ करोगे या रिजाइन करोगे? आपको ये बातें, 3 बातें हाईलाइट करनी है। थोड़ा सा अगर आप उसके ना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इफ यू रिमेंबर, आप जिसमें इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और ये सब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये सब बातें हैं। लिखना हो तो लिख दो उसको, नहीं तो जरूरत नहीं है। आई एम नॉट श्योर आप अपने ऑडिट में वो चीजें फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। लिख दो अगर आपको याद है। अगर अदनान कह रहा है याद है तो आप उसको भी साथ में लिख सकते हो, लेकिन बहुत लंबा मत कर देना आंसर। ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन का वो सिर्फ मैक्सिमम आधे नंबर का, आधा अगर 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर के ऊपर की वैल्यू नहीं होगी इसकी। ओके, इसका ना आपने बहुत ज्यादा कथा नहीं लिख देनी है। और फिर उसके बाद इसके अंदर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये भी बता दो कि आपके ऊपर किस धारा में आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप अपने पास बता दोगे कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमारे पास क्लॉज 1 है और 2 है। उसके अंदर आप अपने पास क्लॉज 1, 2, 5, 7, 8 जो भी आपके क्लॉजेज हैं उनका रेफरेंस दे देना, ठीक है। आई बिलीव कि आपकी एक्सपर्टीज वहां पर ज्यादा है क्लॉज आइडेंटिफाई करने में। ड्यू डिलीजेंस का अलग क्लॉज होता है, डिस्क्लोजर का अलग क्लॉज होता है, वो सब क्लॉजेस को आप अपने पास लगा देना। हमारे पास इतनी कोई बारीकी से चेक करने वाला नहीं है उसके ऊपर। ओके, तो दिस वाज 1 क्वेश्चन। मेरे पास देव ने कहा 13th क्वेश्चन भी देखो एक बार। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? X acquired B exclusively with the view to sale and it meets the definition of DCO as per 105। क्या ये सब्सिडरी है? फटाफट से बताओ। A acquires B लिमिटेड, तो ये सब्सिडरी बन गई और आपने व्यू टू रीसेल कर दी है, तो ये चांसेस है कि डीसीओ भी हो सकती है। फटाफट से बताओ, क्या ये चांसेस है कि डीसीओ भी क्लासिफाई हो सकती है? अगर ये बड़ा कंपोनेंट मैं बोल दूं, हेल्ड फॉर सेल तो ऑलरेडी है ही है, तो क्या ये हमारे पास डीसीओ ही बन सकती है? द आंसर इज यस। और उसने कह दिया बल्कि ये डीसीओ है। फर्दर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के बारे में उसने कहा फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज ऑन एक्विजिशन इज 360। तो मुझे बताओ एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 360। कॉस्ट टू सेल ऑन द रिपोर्टिंग डेट, कॉस्ट टू सेल कितनी है? ऑन एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर ये फेयर वैल्यू है तो कॉस्ट टू सेल ऑन इनिशियल एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट्स, कह रहा है ये कितनी है? 10, और ये भी कितनी है? 10। देव आप मेरी बात समझ रहे? उसने आपको क्या बोला है? उसने बोला है कि कॉस्ट टू सेल जो है एक्विजिशन पर भी यही है और रिपोर्टिंग डेट पर भी यही है, और फेयर वैल्यू आपको उसने सिर्फ कौन से बताए हैं? एक्विजिशन के बताए हैं। फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज ऑन एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट। तो मुझे बताना ये लायबिलिटीज भी माइनस कर दूं, 80 एंड 80। फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग लायबिलिटी ऑन रिपोर्टिंग डेट, ये कितने का है? 340। How discontinued operation pertaining to B Limited should be measured in the consolidated statements of X on the acquisition date and reporting date। तो मेरे बच्चों ये बताओ इस दिन इसकी फेयर वैल्यू लेस सीटीएस कितनी है? तो आप मुझे बताइए, 360 में से 90 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 270, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें से भी 90 माइनस कर दो तो 250। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास जो भी कैरिंग अमाउंट होगा इनिशियली, वो नहीं बताया ना उसने कैरिंग अमाउंट कितना है, जो भी कैरिंग अमाउंट होगा इनिशियली उसका कंपैरिजन किससे होगा? 270 से। और 270 के बाद इंपेयरमेंट लॉस बना देंगे। क्या 270 के बाद फिर 20 का इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा? क्या 20 का इंपेयरमेंट लॉस फिर से आ जाएगा? द आंसर इज यस। बस इसमें यही पूछा उसने, वैल्यू क्या है। आओ इनका आंसर देखें, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है डिस्पोजल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एसेट होता है जिसको सिंगल ट्रांजैक्शन में बेच देते हैं, तो डिफाइन कर रहा है। ग्रुप में गुडविल भी हो सकती है, अगर मान लीजिए उसमें कहा हुआ हो तो ये इंपेयर कर देना चाहिए। इन द गिवन केस बी इज अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सेल मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डीसीओ।
The DCO will be measured according to 105. As per so and so entity shall measure non-current asset classified at the lower. अभी तक तो उसने सिर्फ कथा ही कर रहा है. कहता है अगर न्यूली एक्वायर्ड एसेट है दैट मीट्स द डेफिनेशन, तो आपको अपने पास उसको कैसे मेजर कर देना है? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट हैड इट नॉट बीन क्लासिफाइड एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स. हेंस एक आपको ना पैराग्राफ दिखाया था इफ यू रिमेंबर कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने सीधा सीधा उसको फेयर वैल्यू लेस सीटीएस में कर देना है. वी विल नॉट सेपरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज सब्सिडरी held for sale, but ICA has told in answer to show separately in the second. इसी की बात कर रहे हो. We will not separate asset and liability. अच्छा, देख लेते हैं अब इन्होंने क्या बोला है. Therefore on the acquisition date X will measure B as a disposal group, और इसको वैल्यू करवा देंगे शुरुआत में कितने का 350 माइनस कर दिया उसने 80, और फिर उसको अगली बार उसने फिर से मेजर कर दिया एट अ लोअर अमाउंट. At the reporting date, X shall present separately the assets and liabilities in the profit and loss. देखो साहब इसके अंदर ऐसा है, इसने उन दोनों को एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग कर दिया. टेक्निकली हमारे पास इनको इनकी मेजर क्लासेस को अलग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको वहां लिखा मिल जाएगा. ठीक है, अब इन्होंने कर दिया तो हम इस पर ज्यादा बहस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं सब्सिडरीज के लिए जरूरी है जो आपकी एग्जिस्टिंग सब्सिडरीज है, इसके लिए जरूरी नहीं है. बट इन्होंने उसकी रिपोर्टिंग वैसी कर दी है, एसेट अलग कर दिए, लायबिलिटी अलग कर दी, तो इसलिए हम कुछ ज्यादा विवाद नहीं करेंगे. बट एनीवे अगर आप स्टैंडर्ड का टेक्स्ट पढ़ोगे तो उन्होंने मना कर रखा है मेजर क्लासेस दिखाने की कोई आवश्यकता आपको इनमें नहीं है. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ढूंढकर भी दिखा दूंगा कि उसके अंदर आपको ये लिखा मिल जाएगा कहीं ना कहीं. बट ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो खैर इनके पास तो पूरी अथॉरिटी है. वो एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, वो आपको कहीं मेंशन्ड होगा इसके अंदर डिस्क्लोजर में. तो मैं आपको इसका ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा. पैरा 11 ना, वही मैं पहले देख रहा था, 8 के आसपास के पैराग्राफ में होना चाहिए ये. वो कहता है अगर ये हमारे पास हेल्ड फॉर सेल है जिसमें लॉस ऑफ कंट्रोल है, उसमें तो क्लासिफाई करेंगे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बाकियों में नहीं करने की आवश्यकता है. और वो क्लियरली भी मेंशन था हमारे पास ना. तो इसको एक बार चेक करके मैं आपके साथ ना दोबारा शेयर कर दूंगा कौन सा पैराग्राफ है. ठीक है, चलिए. कृष्णा ने कहा सर्च पे डाल दो इसको, तो मेजर क्लासेस. ये तो कोई और स्टैंडर्ड खुल गया, 103 खुल गया. ठीक है, वो अलग से ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है कृष्णा मुझको, तो मैं अभी ऐसे नहीं ढूंढ रहा उसको. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और मुझे बताइए और इसमें कोई आपका क्वेश्चन था या आगे चल सकते हैं? चलिए. तो हम अपने पास अब क्या करेंगे, एक छोटा सा बीच में ब्रेक लेंगे और हम नई स्लाइड लगाएंगे. और नई स्लाइड के बाद हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपना अगला स्टैंडर्ड विच इज इंड AS 40. ठीक है, तो 2 मिनट का ब्रेक. देव 103 तो मुझे कम चांस लगता है क्योंकि मेरे पास अभी इसके बाद भी एक और स्टैंडर्ड है. ठीक है, तो 103 हम मंडे को ही चालू करेंगे. ठीक है.